तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए टर्निंग फोर्सेस का लास्ट वीडियो। यस, इस वीडियो में हम सारे के सारे रिमेनिंग टॉपिक्स जो है उसे हम कवर कर लेने वाले हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं विथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को आप जनरली कहीं और देखेंगे तो किसी और चैप्टर में या फिर किसी और बुक में, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ देखने को मिलेगा सेंटर ऑफ मास के नाम से। और कहीं ना कहीं ये दोनों जो टॉपिक है वो सेम ही है कह सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे जब मैं आप लोगों को मीनिंग समझाऊंगा तो एक्चुअल मतलब समझ में आ जाएगा कि यार हाँ, ये दोनों एक ही बात है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात कर रहे हो या फिर सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हो, बात एक ही रहने वाली है। अच्छा, नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी देख लेते हैं। अब सेंटर ऑफ मास क्या होता है, क्या कहता है, किसी भी बॉडी का एक पॉइंट होता है। ध्यान दीजिएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो किसी भी बॉडी का एक कोई सा पॉइंट है ना। कौन सा पॉइंट है, कहता है एट विच द रिजल्टेंट ऑफ ऑल पैरेलल फोर्सेस, जिसको हम वेट के नाम से जान रहे हैं, उस बॉडी का जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, मेन पॉइंट समझिएगा, ड्यू टू ग्रेविटी। और इसी जो भी, चाहे आप किसी भी पोजीशन में एक बॉडी को प्लेस करते हैं, इसको अगर आप रेड करते हैं तो अब एक्चुअल मतलब समझ में आएगा, एक साथ समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। तो मैं आपको सिंपली समझाता हूँ कि अगर मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है, कोई सा भी बॉडी, चाहे मैं हूँ, चाहे ये आपके पास स्टाइलस है, चाहे वो कैमरा है या फिर टेबल है या फिर मोबाइल है या फिर किसी भी टाइप की अगर कोई बॉडी है, तो क्या होने वाला है, उसमें एक ऐसा पॉइंट आएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या, एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट का बेसिकली, अच्छा, इन डेफिनेशन के वर्ड्स को और भी ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है हमें। लाइक मैं कंसिडर करता हूँ कि मेरे पास ये जो है वो एक बॉडी है ना। ये क्या, आपके पास एक बॉडी है कोई सा भी, और यू कैन से दिस इज अ रिजिड बॉडी, है ना। फर्स्ट वीडियो में आपको बता दिया था कि रिजिड बॉडी क्या होता है। तो हर जगह इनके मास होंगे, बेसिकली पार्टिकल्स होंगे और उनके खुद के कुछ ना कुछ क्या होंगे, आपके पास मास होंगे, राइट। चलिए, अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि सिंपल सी बात है, दुनिया का चाहे कोई सा भी बॉडी हो, उस पर हमेशा एक वेट लगता है, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसे हम क्या करते हैं, कहते हैं वेट कहते हैं। और ये जो वेट होता है वो किसके इक्वल होता है, mg के इक्वल, है ना। डाउनवर्ड फोर्स कहते हैं ड्यू टू ग्रेविटी। हमेशा वेट क्या होता है, m इंटू में g। देखिए, जनरली जो फोर्स होता है आपके पास किसी बॉडी का, वो मास इंटू में एक्सेलरेशन हम कह देते हैं। बट यहाँ पे जो वेट लग रहा होता है हमेशा डाउनवर्ड लग रहा होता है, और क्योंकि ग्रेविटी की वजह से लग रहा होता है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कह देते हैं, m और a को रिप्लेस करके g से कह देते हैं और उसको कह देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट क्या हो गया आपके पास, m इंटू में g, जो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में किसी भी बॉडी में लगेगा। इफ द मास ऑफ दिस बॉडी इज m, तो mg हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई एक रिजिड बॉडी है, तो इसमें दुनिया भर के मास होंगे, है ना। दुनिया भर के मास होंगे, इसका मतलब ये, इसका जो मास होगा उसका वेट ऐसे लग रहा होगा, है ना। इसका भी वेट ऐसे लग रहा होगा, इसका भी वेट ऐसे लग रहा होगा, इसका भी वेट ऐसे लग रहा होगा, है ना। इसका भी वेट इस तरह से लग रहा होगा, इसका भी वेट ऐसे लग रहा होगा, इसका भी वेट ऐसे लग रहा होगा, इसका भी वेट ऐसे लग रहा होगा। समझ में आ रही है इतनी बात। इसका भी वेट नीचे के डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका भी वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका भी वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका भी वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी मासेस होंगे उन सब पे इंडिविजुअल कह सकते हैं कि एक वेट लग रहा होगा, और वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा, और वो हमेशा उसका बॉडी का मास और इंटू में जी, उसका फॉर्मूला कह सकते हो, उसकी वैल्यू रिजल्टेंट निकल कर आने वाली है। यहां से हमें एक चीज और पता चलता है कि ये जितने भी वेट एक्ट कर रहे हैं वो सारे के सारे पैरेलल हैं। वो जितने भी आपके पास वेट एक्ट कर रहे हैं वो सारे के सारे क्या आपके पास पैरेलल है। ओके, अब एक चीज बताइएगा मुझे बहुत अच्छे तरीके से, लाइक अगर मैं इस बॉडी को रिप्लेस कर दूं, मैं इस वाले मोबाइल से, है ना, इस वाले मोबाइल से अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो क्या होने वाला है। देखिए, इस बॉडी में हर जगह मास है, यहाँ 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 हर जगह मास है ना। हर एक पार्टिकल है, हर एक पार्टिकल के नीचे के डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है, नीचे के डायरेक्शन में क्या कर रहा है, फोर्स एक्ट कर रहा है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे, अगर मैं इसको बैलेंस करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ से बैलेंस करने की कोशिश करूंगा तो नहीं होएगा, यहाँ से करूंगा तो नहीं होएगा। लेकिन अगर कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर मैं सेंटर से, यस, अगर मैं यहाँ पे सेंटर से बैलेंस करने की कोशिश करूंगा, भारी नुकसान हो जाएगा, गिर जाएगा। तो अगर मैं सेंटर से बैलेंस करने की कोशिश करूंगा तो ये बैलेंस हो
जाएगा। यही अगर मैं इधर से बैलेंस करने की कोशिश करूँगा तो नहीं होगा, इधर से बैलेंस करने की कोशिश करूँगा तो नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉइंट निकल कर आया। कौन सा पॉइंट निकल कर आया? ये वाला पॉइंट देख लीजिए बहुत अच्छे से, है ना। यही एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे पूरे बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड है। यस, मैंने अभी क्या बोला? पूरे बॉडी का मास कंसंट्रेटेड है। कहने का मतलब ये है कि यही एक वो पॉइंट है जहां पे रिजल्टेंट वेट एक्ट कर रहा है। रिजल्टेंट वेट एक्ट कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि इन सारे पैरेलल फोर्सेस का कह सकते एक तरीके से समीशन जो है वो कहीं पे यहाँ पे आकर इस बॉडी पे एक्ट कर रहा है, कहीं पे यहाँ पे, है ना। और इस पे नीचे के डायरेक्शन में टोटल वेट कह दूंगा W। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कह दिया? टोटल वेट W, किसका? पूरे बॉडी का। यही तो वो ये पॉइंट है जहाँ पे मैं इस तरीके से इसको क्या कर सकता हूँ? बैलेंस कर सकता हूँ। इसका मतलब कुछ और मत समझ लेना, क्या कर रहा हूँ मैं? इसको बैलेंस कर रहा हूँ बॉडी को, और इसको मैं क्या कह देता हूँ? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो है ये एक्चुअल में क्या? एक पॉइंट है ना। सेंटर ऑफ मास कह दीजिए इसको, या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह दीजिए। ठीक है, चलिए इसको और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, है ना। ये जो बड़ा वाला W होने वाला आपके पास, बड़ा वाला W वो किसके इक्वल होगा? ये छोटा वाला W प्लस में छोटा वाला W प्लस में छोटा वाला W प्लस में छोटा वाला W, और ऐसे करते 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 n तक हम चले जाएंगे। तो ओवरऑल जो मेरे पास W निकल कर आएगा वो n मल्टीप्लाई में W हो जाएगा। नहीं आया समझ में? तो ये बड़ा वाला हो गया आपके पास टोटल वेट ऑफ द बॉडी, है ना। अभी समझा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये हो गया वेट ऑफ द बॉडी। ये हो गया एन, हो गया कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे उसके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे उसके। और ये छोटा वाला डब्ल्यू क्या हो गया आपके पास? वेट ऑफ द पार्टिकल, वेट ऑफ वन पार्टिकल, वन स्मॉल पार्टिकल कह दीजिए, है ना, वन स्मॉल पार्टिकल। अच्छा, एक बॉडी में जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें क्या रहते हैं आपके पास? सिंपली सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स रहते हैं, तो इसलिए सबका स्मॉल डब्ल्यू ही बोला, किसी का कुछ चेंज नहीं किया हुआ है। अब समझते हैं, अब इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो चीज़ है वो इसमें कैसे कन्वर्ट हो गया। लाइक अगर आपके पास मैं बोलता हूँ कि मेरे को टोटल W निकालने का है और एक का वैल्यू 2 kg है, एक एग्जांपल लेते हैं 2 kg, कुछ भी, है ना, कुछ भी। मुझे पता है ये वाला जो है फोर्स है, बट मैं वैसे मास का एग्जांपल ले रहा हूँ कि मुझे टोटल निकालना है। एक का क्या आपके पास? 2 kg है, ठीक है। तो दूसरा भी 2 kg होगा, तीसरा भी 2 kg होगा, तो 2 4 6 kg निकल कर आएंगे टोटल। तो मैं ऐसे ना करके ये जितने भी हैं, कितने हैं? 3 हैं, तो 3 से 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 × 3 जब भी, तो 6 kg निकल कर आ जाएगा। समझ में आई बात? तो ये वाला कितने थे नहीं पता, कितने ले लिए हमने? n ले लिए। तो n से अगर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल वेट निकल के आ जाएगा। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, समझ में आती बात ना? ठीक है ना, चलें आगे। ओके, तो कुछ इस तरह की कहानी रहती है। अब ये जो W है वो एक ऐसा क्या? एक पॉइंट है। ये कैपिटल W क्या होगा? एक पॉइंट है जहाँ पे पूरे बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड है, और यू कैन से दिस इज द पॉइंट वेयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एक्टिंग। समझ में आती है बात? डन है। तो अब समझते हैं हम यहाँ पे डेफिनेशन, और अब आपको यहाँ पे समझ में आ जाने वाला है सारी चीज़ें। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। देखिए, कहा जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? किसी भी बॉडी का एक पॉइंट है जहां पे रिजल्टेंट ऑफ ऑल पैरेलल फोर्सेस, ऑल पैरेलल फोर्सेस, ये जो स्मॉल डब्ल्यू है ना, वो सारे हैं कॉल्ड वेट, जिसको हम वेट कह दिए, स्मॉल फोर्सेस है एक तरीके से, तो उसको स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर दिया वेट के लिए। और वो एक्ट कर रहे किधर? वर्टिकली डाउनवर्ड, ड्यू टू किसकी वजह से? ग्रेविटी से। कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि भाई इसको आपने किस पोजीशन पे लिटा रखा है, खड़ा कर रखा है, कैसे पोजीशन रख रखी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमेशा हर पार्टिकल का नीचे के डायरेक्शन में पैरेलल फोर्सेस एक्ट करेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड। खत्म बात, ठीक है ना इतनी बात? चले आगे। चलिए भाई, आगे की बात करेंगे तो हमें समझ में आएंगी कुछ और ज़्यादा सारी चीज़ें। तो अभी तो मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो समझाया है। आइए अब हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होने वाला है। देखिए, क्या हर एक बॉडी का पोजीशन जो होगा वो बिल्कुल सेंटर पे होंगे, बिल्कुल बीचों बीच में होंगे? नहीं, यस, नहीं है। इसका जवाब क्या आपके पास? नहीं है। अब बात आती है कि कहाँ होगा। अगर नहीं होगा एक जगह तो कहाँ पे होगा? आइए समझने की कोशिश करते हैं। इसमें कहा जाता है द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी of a given shape and mass depends on the distribution of mass in the body basically। तो सिंपल सी बात ये है कि इनका कहना है कि अगर आपके पास एक बॉडी है जो इरेगुलर शेप का है और एक रेगुलर शेप का है, तो उनके सेंटर ऑफ मास डिफरेंट पोजीशन पे होंगे। कहने का मतलब ये है कि उसके शेप और उसके मास पे डिपेंड करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बोले तो सेंटर ऑफ मास।
तो बात आती है यहाँ पे ये कि मेरे पास जो जनरली यहाँ पे चीज़ें हैं उसी का एग्जांपल ले रहा हूँ। लाइक अभी अभी मैंने आप लोगों को करके दिखाया कि अगर ये मेरे पास मोबाइल है तो मोबाइल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं ना कहीं यहाँ पे सेंटर पे लाई कर रहा था, राइट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल सेंटर पे यहाँ पे क्यों लाई कर रहा था? क्योंकि ये जो बॉडी है वो एक रेगुलर शेप का है। रेगुलर शेप का मतलब इसका शेप साइज सब कुछ परफेक्ट है, डिफाइंड है। बट अगर आप इसकी बात करेंगे, कहने का मतलब ये है कि इसमें जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑलमोस्ट सेम है हर पॉइंट पे। यहाँ जितना मास होगा उतना यहाँ 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 हर पॉइंट पे क्या मास सेम है, इसीलिए इसमें सेंटर में ही कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकल के आया है। बट अगर आप इसकी बॉडी की बात करेंगे तो इसका कहीं ना कहीं यहाँ पे निकल कर आ रहा है, देख लीजिए ये वाला पोजीशन है, कहीं यहाँ पे निकल कर आएगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन अगर आप नोटिस करें तो ये जो पोजीशन है, ये जो भाई मैंने यहाँ पे निकाला है, यहाँ पे निकल कर आया, इधर से इधर बोलेंगे और इधर से इधर, इधर तो कम डिस्टेंस है लेकिन इधर क्या आपके पास ज़्यादा डिस्टेंस है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप बैलेंस करेंगे, चीज़ों को समझेंगे तो पता चलेगा कि मास का फर्क पड़ रहा है। यस, मास का फर्क पड़ रहा है यहाँ पे। कहने का मतलब ये है कि एग्जैक्टली बीच में होना जरूरी नहीं है, किधर कितना ज़्यादा मास है उसके ऊपर फर्क पड़ता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आइए थोड़ा सा और हम समझने की कोशिश करते हैं मोमेंट्स के टर्म में। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को मोमेंट्स वाली सारी चीज़ों के बारे में बता दिया है ना। यहाँ पे हर बॉडी पे मोमेंट्स एक्ट करते हैं, क्या करते हैं? मोमेंट्स, है ना। जो टॉर्क की बात कर रहे थे ना, वो मोमेंट ऑफ फोर्स। तो इस पे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दो तरीके से एक्ट कर सकते हैं इसमें बेसिकली मोमेंट ऑफ फोर्स। अब बात आती है समझ में यहाँ पे क्या, ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के इधर है और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के इधर जो जो पार्टिकल्स होंगे, एक में मान लेते हैं कि क्लॉकवाइज एक्ट कर रहा है तो एक में एंटी क्लॉकवाइज एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये जो बॉडी है वो पूरी तरीके से स्टेबल रहता है और ये आपके पास सेंटर ऑफ मास जो है वो निकल कर आता है। कहने का मतलब ये है कि एक बॉडी में कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा और सेंटर ऑफ मास को अगर मैं रोटेशनल वाला एक्सिस मान लूँ तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जो मोमेंट्स एक्ट कर रहे होंगे उनका सम हमेशा क्या होगा? जीरो अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी 100% है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल गया कि किसी भी बॉडी का, लाइक कभी आप लोगों ने अगर ट्राई किया होगा तो पता चलेगा कि अगर मैं दीवार पे, लाइक ये है ना, यहाँ पे अगर मैं ऐसे खड़ा होकर ऐसे करके झुकने की कोशिश करता हूँ तो पूरी तरह से मैं छू भी नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं आगे चला जाऊंगा। कभी ट्राई करना इस चीज़ को, है ना। दीवार में आपको क्या करना, पूरी तरीके से चिपक जाना इस तरीके से, और आपको अपनी पोजीशन को चेंज किए क्या करना, झुकना इस तरीके से, बेंड होना है और इस तरह से ज़मीन को छूना है। आप नहीं कर पाएंगे। बताऊं क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, ये वाला पोर्शन, ये जो हमारा वेस्ट है, कमर है, इसके ऊपर वाला में बॉडी में देख लीजिए हमारा मास ज़्यादा है, हम ऐसे झुक रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी का पूरा मास एक साइड जा रहा है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे बैलेंस नहीं। हमारे जो लेग है उसका मास जो है वो क्या कम है, तो एक साइड का मास कम हो गया, दूसरी साइड का मास ज़्यादा हो गया। तो जिधर मास ज़्यादा हो गया उधर ही हम क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, उधर ही हम क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर शिफ्ट होता है, जिधर जितना ज़्यादा मास होता है और कुछ नहीं, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक अगर मेरे पास एक ऐसा एक रॉड है, तो ये वाला रॉड है एक, मान लीजिए इस टाइप का, या फिर एक मेटल सीट है, और आप कहेंगे कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जैक्टली बीचों बीच में लाई करने वाला है कहीं पे यहाँ पे, तो आप गलत हैं। बताऊं क्यों? सिंपल सी बात है, इधर मास इसका कम है, इधर मास इसका ज़्यादा है। जिधर ज़्यादा मास होगा उधर उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो सेट हो जाने वाला है, शिफ्ट हो जाने वाला है। समझ में आ गई इतनी बात? चलिए अब हम आगे की बात करते हैं कि जो पोजीशन क्या होने वाले हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो समझ में आ गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट भी होती है वो भी समझ में आ गया, बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन क्या होगी वो हम कैसे समझेंगे, आइए समझने की कोशिश करते हैं। ऑफ कोर्स जो एक रेगुलर शेप होते हैं, रेगुलर शेप होते हैं, तो जितने भी रेगुलर शेप होते हैं उनके जनरली जो मिड पॉइंट हो रहे होते हैं, ज्योमेट्रिक मीन हो रहे होते हैं, ज्योमेट्रिक सेंटर जो हो रहे होते हैं, एग्जैक्टली वही होता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और यू कैन से सेंटर ऑफ मास। बट जो इरेगुलर बॉडीज होते हैं जिसका शेप डिफाइंड नहीं है बेसिकली, उसमें आपके पास सेंटर ऑफ मास बोले तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की शिफ्टिंग देखने को मिलती है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो आपसे यहाँ पे कहा जाता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लाई कर सकता है इनसाइड द बॉडी, ये कैसे मिट गया भाई, इनसाइड द बॉडी, और यहाँ पे आउटसाइड द बॉडी। तो सबसे पहले हम इनसाइड द बॉडी वाले का एग्जांपल देखेंगे, और सबसे पहले हम रेगुलर वाले का ही देख रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, रेगुलर वाले का।
इधर नहीं आना था, आगे जाना था हमें। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक टेबल मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, ये वाला टेबल है आपके पास, और इधर इनके शेप जो है वो बन रहे हैं। तो आइए इस वाले को देखने की कोशिश करते हैं। इसमें कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट हैं आपके पास, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट है, एक आपके पास यूनिफॉर्म रॉड। इसमें कहा जाता है पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा पता है, एट द मिड पॉइंट ऑफ इट्स एक्सिस। लाइक ये देखिए यूनिफॉर्म रॉड है। यूनिफॉर्म रॉड इसलिए कहा गया, सिंपल रॉड नहीं बोला, क्या बोला, यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म रॉड कहने का मतलब ये है कि इसमें जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है। यस यस यस, उसी की बात कर रहा हूँ। मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेम है, यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द बॉडी, यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बॉडी। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि पूरे बॉडी में बिल्कुल सेम काइंड के मास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ना कहीं कम है ना कहीं ज़्यादा है। तब जाकर इसका जो एग्जैक्टली मिड पॉइंट होगा दैट विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और जो वेट है जो एग्जैक्टली यहीं पे एक्ट करने वाला है। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। दूसरा सर्कुलर डिस्क, अगेन आपके पास इसका ज्योमेट्रिक सेंटर है, एग्जैक्टली मिड पॉइंट जो सेंटर आ रहा होगा वही है, कुछ अलग नहीं, क्योंकि इसमें भी मास डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सेम है। ट्रायंगुलर लेमिना, ट्रायंगल के शेप का कोई शीट ले लीजिए, ट्रायंगुलर लेमिना उसी के कहते हैं। इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहता है वो हमेशा इसके जो मीडियंस होते हैं, है ना, इनके जो मीडियंस होते हैं, ठीक है। तो मीडियंस के लिए मैं यहाँ से कुछ इस तरह से ले आता हूँ, ये वाला, है ना, थोड़ा 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 सा गड़बड़ है, ये लो कर दिया ठीक, थोड़ा सा, ठीक है, इतनी बात। ओके तो ये हो गया। ये जो निकल कर आने वाले, देखिए एक मीडियन, दूसरा मीडियन, और यहाँ से आपके पास तीसरा मीडियन, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही है आपके पास ज्योमेट्रिक सेंटर, और उस वही है आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोले तो सेंटर ऑफ मास। और इस वाले पॉइंट से नीचे की डायरेक्शन में बड़ा वाला W बोले तो वेट ऑफ द बॉडी जो है एक्ट करने वाला है। अगर सिलेंडर रहने वाला है आपके पास तो सिलेंडर के केस में बिल्कुल एग्जैक्टली मिड पॉइंट होगा, लेकिन किसके, एक्सिस के बीचों बीच में से एक एक्सिस निकलेगा ना, तो जो भी उसका जो मिड पॉइंट होगा वही आपके पास इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है निकलने वाला है। एक अगर हम सॉलिड कोन की बात करते हैं और एक हमारे पास हॉलो कोन की बात करते हैं, ये दो चीज़ें। अच्छा इसकी बात कर रहा हूँ, ये सॉलिड हो या फिर हॉलो हो, एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे लाई करेगा, बट मास डिस्ट्रीब्यूशन अगेन आपके पास सेम होनी चाहिए, ठीक है। और ये सॉलिड कोन और हॉलो कोन इसमें फ़र्क होता है, क्योंकि इसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं होता, ऊपर कम होता है नीचे ज़्यादा होता है ना, ऊपर कम होता है नीचे ज़्यादा होता है, इसमें अलग है। इसमें h/3 देखने को मिलता है, और इस वाले में h/4, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, सॉलिड कोन में h/4 है, h/4 देखने को मिलता है, और इसमें h/3 देखने को मिलता है। अब ये क्या है h/4 वो समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं कि इसकी टोटल हाइट ऊपर से लेकर नीचे तक, ये टोटल हाइट क्या आपके पास 20 सेंटीमीटर, समझ में आ गई बात। तो जब हम 20 को डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। तो नीचे से ऊपर जब हम 5 सेंटीमीटर जाएंगे तो वहीं पर आपको इसका ज्योमेट्रिक सेंटर देखने को मिलेगा, बोले तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बट अगर हम हॉलो की बात करेंगे तो h/3 करेंगे, मतलब आपकी बार 20/3 करेंगे तो 6.67 जो आएगा, वहाँ पर जाएंगे तो वो वाला जो चीज़ रहेगा वो आपके पास जो ज्योमेट्रिक सेंटर है वो देखने को मिलेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखने को मिलने वाला है। समझ में आ गई बात, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थोड़ी सी चीज़ें और होती है, वो है रेक्टेंगुलर लेमिना, वो पैरेललोग्राम लेमिना, और एक स्क्वायर लेमिना, मतलब एक तरीके से शीट है इस शेप के, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ओहो ओहो अंडो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीनों के जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होते हैं वो कहाँ पे लाई करते हैं हमेशा, रेक्टेंगुलर के भी, पैरेललोग्राम के और स्क्वायर के भी कहाँ पे लाई करते हैं, एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स। तो इनके डायगोनल को मिला दीजिए, जहाँ पे मीट करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नाम से वो जाना जाएगा। तो ये जो चीज़ अभी मैंने आप लोगों को समझाया वो क्या है, ये कुछ ऐसे शेप्स थे जिनके बारे में हमें पहले से पता थे। ये क्या थे, होमोजीनियस रेगुलर शेप, मतलब ये बिल्कुल यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन था। लेकिन अब हम कुछ ऐसे बॉडी का एग्जांपल लेकर समझने वाले हैं जिसका मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है ही नहीं। हम उस केस में उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो कैसे पता करने वाले हैं, है ना, उसका सेंटर ऑफ मास क्या करने वाले हैं, हम कैसे पता करने वाले हैं। तो आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट पेज में हमें जाना पड़ेगा, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इरेगुलर बॉडीज। तो कैसे पता करेंगे, फिलहाल अगर मैं बात करता हूँ इस पेज की,
तो अगर आप इस पेज को नोटिस करेंगे, मान लीजिए रेक्टेंगुलर लेमिना है, तो इसका कहीं ना कहीं डायगोनल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी काम करेगा, बिल्कुल यहाँ पे कहीं पे। लेकिन मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैंने फाड़ दिया है ना, यहाँ से फाड़ दिया मैंने, यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से मैंने फाड़ के निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से भी थोड़ा सा मैंने इसको फाड़ के निकाल दिया है, इस कोने से भी मैंने थोड़ा सा ही फाड़ा है, ज़्यादा नहीं फाड़ा है। अब देख लीजिए इस वाले, अगर आप पेज को नोटिस करेंगे तो अब ये बन चुका है एक इरेगुलर बॉडीज़। क्या बन चुका है, एक इरेगुलर बॉडीज़। तो मैं क्या करता, इरेगुलर बॉडी का हमें क्या पता करना है, सेंटर ऑफ मास, क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन अब इसका यूनिफॉर्म, वैसे तो यूनिफॉर्म है लेकिन शेप देखिए, शेप हमने इसको चेंज कर दिया है, तो अब इसका सेंटर ऑफ मास भी चेंज हो जाने वाला है, शिफ्ट हो जाने वाला है उस साइड जिधर मास का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होने वाला है। तो अब ये हमें पता कैसे चलेगा, कैसे निकालेंगे हम सेंटर ऑफ मास, किसका, यस, इरेगुलर बॉडी का। तो आइए इरेगुलर बॉडी का हम सेंटर ऑफ मास निकालने की कोशिश करते हैं। उसके लिए आपको थोड़े से कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, और कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे आइए समझाने की कोशिश करते हैं हम आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी इरेगुलर बॉडी ले लेना है, उसमें एक होल कर देना है यहाँ पे कहीं भी, ठीक है ना। अच्छा, कैसे मानेंगे, कहीं भी आपको 3 पॉइंट लेने हैं। कितने पॉइंट लेना है, मिनिमम 3 पॉइंट लेने हैं, ठीक है ना। कितने लेने हैं, मिनिमम 3 पॉइंट लेने हैं। तो एक यहाँ पे ले लिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे मैंने होल कर दिया इस तरह से, ठीक है, ये हो गया, होल हो गया। और होल करके आप क्या करेंगे, इसको दीवार पे इस टाइप से अटका देंगे, ठीक है। अटकाने के बाद क्या करेंगे, इस तरह से जब जा रहा होगा तो यहाँ पे एक रस्सी बांध देंगे, यहाँ पे इस पे क्या करेंगे, ये जो मान लीजिए कील के थ्रू आपने दीवार पे लटकाया होगा, तो कील में एक धागा लटका देंगे। तो जब आप धागा लटकाएंगे और ऐसे करके दीवार पे लटकाएंगे तो वो जो धागा होगा 100% नीचे की टाइप से इस तरह से लटक रहा होगा। अच्छा, जिधर लटक रहा होगा उसी डायरेक्शन में आपको एक लाइन खींच देनी नीचे की तरफ। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। लाइन खींच दिया, उसके बाद एक और दूसरा लेना है, दूसरे पोजीशन पे इधर करके एक और दूसरा होल कर दिया, सेम वही काम करना है। अब की बार क्या करना है, रस्सी लगानी है, इसमें कोई थ्रेड ले लीजिए, ऐसे लटकाइए और फिर से उसी पोजीशन पे रख दीजिए ऐसे करके, और फिर से जो लाइन नीचे जाएगी वो नीचे लेकर जाना है। 2 हो गए। एक और पॉइंट ले लीजिए कहीं पे इधर, 3 पॉइंट लेने हैं आपको कहीं पे भी, ठीक है ना। और फिर से वही काम करना है, धागा नीचे लटक रहा होगा ऐसे करके, और फिर से वो नीचे जा रहा होगा। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे धागा लटक रहे थे उसी के अकॉर्डिंग आपने लाइन बना दिए होंगे। तो अब आपके पास 3 लाइन है, और तीनों लाइन 100% कहीं ना कहीं क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। अच्छा, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे ना, बस वही आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यस, इतना सिंपल सा काम है, वही आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी और कुछ नहीं, ठीक है। इतनी बात डन है। चले आगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इरेगुलर बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो पता चल गए होंगे, है ना। तो आप घर में ट्राई करना कोई सा भी इस टाइप का पेज लेकर, और ट्राई करना कि पहले एक नॉर्मल, पहले ज्योमेट्रिक सेंटर कहाँ आ रहा था, डायगोनल मीट कर रहा था, वहाँ पे आ रहा होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और अब कहाँ पे आ रहा है इरेगुलर बॉडी का, तो आपको पता चलेगा ये शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। इतनी बात। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के पास। नेक्स्ट आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड द बॉडी। अच्छा, अगर आप इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जितने भी थे इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो थे वो इनसाइड द बॉडी लाई कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी या तो बॉडी के इनसाइड भी लाई कर सकता है, बॉडी के आउटसाइड भी लाई कर सकता है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल थे आपके पास, ये सारे के सारे इनसाइड द बॉडी वाले एग्जाम्पल थे। अब हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ने हैं जहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो इनसाइड बॉडी नहीं, आउटसाइड भी लाई कर रहा था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश करते हैं कि यार इसमें क्या कहानी है ना। तो यहाँ पे हमने को समझ में आएगा कि जब हमने एक रॉड लिया था इस टाइप से, यूनिफॉर्म रॉड लिया था, तो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कर रहा था। लेकिन जब आप इसको इस टाइप से सर्कल में कन्वर्ट कर देंगे, इस टाइप से रिंग के फॉर्म में ला देंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे, रिंग के फॉर्म में ला देंगे, और आप चाहते हैं कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे होगा, नहीं, क्योंकि हमें रिंग ऐसे रखना है, इसको इस तरह से नहीं कह रहा हूँ मैं, ऐसे रखना है, इस तरह से रखना है आपको। लाइक मैं अभी एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। जैसे कि ये मेरे पास ये टेप है, एक तरीके से क्या आपके पास रिंग है, तो मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे बिल्कुल भी नहीं कह सकता। मैं क्या कह रहा हूँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में इस वाले पॉइंट पे बिल्कुल भी नहीं कह सकता, कि इस वाले पॉइंट में नहीं कह सकता। इसको मेरे को ऐसे रखने का है। जब मैं ऐसे रखूंगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के अंदर रहेगा नहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं यहाँ पे लाई करेगा। अब बॉडी के अंदर नहीं है वो, ठीक है ना, बाहर ये यहाँ पे लाई करेगा बिल्कुल सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब यहाँ पे लाई करेगा तो ये बॉडी के अंदर नहीं है, फिर से समझ लियो क्या, बॉडी के बाहर है, ठीक है ना। तो जितने भी टाइप के आपके पास रिंग देखने को मिलते हैं उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ मिलेगा, बाहर मिलेगा। आपने बूमरैंग देखे होंगे, कुछ इस तरीके से एल शेप का रहता है आपके पास,
है ना, और इधर से थोड़ा सा ऐसे रहता है और कुछ इस टाइप से रहता है आपके पास। तो ये जो चीज़ रहता है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं इधर लाई कर रहा होता है, तो बॉडी के क्या रहता है आपके पास, बाहर रहता है। डोनट आपने खाया होगा जो स्वीट रहता है, राइट, कुछ इसी टाइप के शेप देखने को मिलती है उसमें, और इसमें कुछ चीज़ें है ना, बहुत सारी फिल रहते हैं, थोड़ा सा जेम्स टाइप की चीज़ें। तो वो आपके पास डोनट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ रहता है, बाहर रहता है। आपने हॉर्स शू मैग्नेट देखा होगा, कुछ इस टाइप का रहता है ना, इस टाइप का आपने हॉर्स शू मैग्नेट देखा होगा। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी क्या रहता है आपके पास, बाहर रहता है। टायर्स आपने गाड़ियों के देखे होंगे, है ना, बाइक्स के, साइकिल्स के, कार्स के, है ना, सबके उनके भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ मिलेंगे, बाहर मिलेंगे। नेकलेस की अगर आप बात करते हैं तो वो भी अगर मैं रिंग के फॉर्म में ऐसे सर्कुलर बना देता हूँ और इधर मान लीजिए मोती होती सब कुछ लगा हुआ है, तो उसका भी कहाँ है आपके पास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाहर लाई कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल थे जिनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो कभी भी इनसाइड द बॉडी लाई नहीं करता, किधर लाई करता है, आउटसाइड द बॉडी लाई करता है। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। आई हाय हाय, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये है आपके पास लास्ट वाला टॉपिक, और बड़ा ही आसान सा टॉपिक है। हम यहाँ पे चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमारा जो स्पीड है वो क्या है। तो आपको पता होना चाहिए स्पीड क्या है, कि आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और आपको कितना टाइम लग रहा है उस डिस्टेंस को कवर करने में। उसी टाइप से आपके पास वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी आपके पास रहता है कितना आपने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट कवर किया है और आपको उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में कितना टाइम लगा है। सिंपल सी बात आती है, इन दोनों में डिफरेंस जो है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वजह से आ रहा है, और बाकी सारी चीज़ें सेम है, राइट। तो कहीं ना कहीं आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जब तक डिफरेंस नहीं समझेंगे तब तक फील आने ही नहीं वाला है। तो सबसे पहले डिस्टेंस समझते हैं, ये क्या है, लॉन्गेस्ट पाथ, सबसे जो टोटल पाथ होता है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि उसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, लाइक मेरे पोजीशन ए है, पोजीशन बी पे मेरे को जाने हैं, तो यहाँ से एक सीधा रास्ता खींचूंगा मैं, तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। बट अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ तो ये भी हो सकता है, 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 तो कोई भी रास्ता हो सकता है, उसे हम डिस्टेंस बोलेंगे। बट एक फिक्स है कि सबसे शॉर्टेस्ट वाला पाथ वो यही हो सकता है। सो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, नथिंग एल्स, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, स्केलर जो डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन फिक्स है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें जो है वो समझ में आनी चाहिए, कि यहाँ पे जो मैं बात करूँगा ना वो ये करूँगा कि डायरेक्शन फिक्स होता है। यस, वेलोसिटी का क्या होता है आपके पास, डायरेक्शन फिक्स होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्शन फिक्स होता है, और इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। सबसे पहले सर्कुलर मोशन को समझने से पहले हमें यहाँ पे पॉलीगन मोशन को समझने की ज़रूरत है। अब ये पॉलीगन मोशन कहाँ से आ गया, है ना सर, यहाँ पे सर्कुलर मोशन पढ़ाने छोड़ के आप हमें पॉलीगन मोशन पढ़ाने चाह रहे हो। चलो समझना ज़रूरी है थोड़ा सा, इसलिए समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास एक लेट से ट्रायंगल, सॉरी ट्रायंगल नहीं है, कि आपके पास स्क्वायर है या फिर कोई सा भी एक क्वाड्रिलेटरल कह दीजिए। अगर हमारी बॉडी यहाँ से जा रही है, लेट से बॉडी हमारे पास यहाँ पे और यहाँ से आगे को बढ़ रही है, तो यहाँ पे पहली बार डायरेक्शन चेंज होगी, फिर यहाँ से यहाँ पे आएगा तो दूसरी बार, फिर यहाँ से यहाँ पे आएगा तो तीसरी बार, और फिर यहाँ से यहाँ पे आएगा तो कितनी बार डायरेक्शन चेंज होगा, 4 बार। इससे पहले अगर ट्रायंगुलर होता लेट से, तो वो 3 बार डायरेक्शन चेंज करता। कहाँ कहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 3 जगह पे। अगर आपके पास पेंटागन होता तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 जितने कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं उतना ही बार डायरेक्शन क्या होंगे, इनके चेंज होंगे बॉडी के। लाइक ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, तो 5 जगह उसके डायरेक्शन क्या होंगे, चेंज होंगे, ठीक है। एक बार एक सर्कल को कंप्लीट करने में, एक राउंड को कंप्लीट करने में, राइट। अच्छा अगर मैं हेक्सागन की बात कर देता हूँ तो अगेन हेक्सागन में क्या करेगा, वो 6 बार अपने डायरेक्शन को चेंज करने वाला। फिर हेप्टागन, ऑक्टागन, है ना, नोनागन, डेकागन, ये सब की अगर मैं बात करता हूँ तो उन सब में क्या होंगे, उसी टाइप से आगे नंबर ऑफ क्या रहेंगे, इसको डायरेक्शन जो है वो बढ़ते रहेंगे, कि इतने बार बेसिकली चेंज होने वाला है। इसी टाइप से मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, बेसिकली व्हाट इज सर्कल, यहाँ पे डिफाइन करने को बोलेंगे व्हाट इज सर्कल, ठीक है ना। तो वैसे तो अलग डेफिनेशन है, बट यहाँ पे
सर्कुलर मोशन को समझने के लिए जो डेफिनेशन है वो भी सही है, बिल्कुल सही तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए पॉलीगन विथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स इज कॉल्ड सर्कल। अगर आप चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे आपको समझ में आएगी कि इसमें 3 साइड थे, इसमें 4 साइड, इसमें 5 साइड, इसमें 6 साइड, फिर 7 7 8 9 10 11 12। जब मैं ऐसे ही करता चला जाऊंगा, मान लेते हैं एक सर्कल ले लिया मैंने, पहले आपको पता है ये सर्कल इस टाइप से बनता है। अगर मैंने इसमें एक स्क्वायर बनाया तो आप ऐसे बनाएंगे, इसी के अंदर फिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। इसके बाद स्क्वायर के बाद अगर मैं पेंटागन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो पेंटागन आप क्या करेंगे, कुछ इस तरह से बनाएंगे इसमें, है ना, कुछ इस तरह से बनाएंगे। पेंटागन के बाद अगर आप हेक्सागन की बात कर रहे हैं तो आप हेक्सागन कुछ इस तरह से बनाएंगे, है ना, कुछ इस तरह से, फिर 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 इस तरह से बनाएंगे। फिर हेप्टागन की बात करेंगे तो और आगे बनाएंगे, और आगे बनाएंगे, और आगे बनाएंगे, और आगे बनाएंगे। और कुछ इसी तरह से जब मैं एक ऐसे सर्कल की इमेजिनेशन करूँगा, जिसके अंदर एक ऐसा पॉलीगन है जिसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स हैं। लाइक मेरे पास एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, है ना, फिर एक ऐसे कर देते हैं, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इस तरह से आपके पास, आपको समझ में आना चाहिए बस, और कुछ नहीं, है ना। चलो फिर भी थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं, सर्कल ही छोटा कर देते हैं। क्या करें, इसको उड़ा देते हैं, इसको छोटा तो कर ही सकते हैं, ये रहा, ताकि जल्दी हो जाए, और कुछ नहीं, ठीक है ना। ये हो गया, इसको साइड में रख देते हैं, और सिलेक्ट किया हुआ है तो इसको उड़ा देते हैं। आ जाओ बेटा, आप इधर आ जाओ। अब इसमें अगर मैं बनाने जाता हूँ, चीज़ों का समझिएगा, इसका थोड़ा सा छोटा करते हैं, तो एक आपके पास कुछ ऐसे बनेगा। अरे ये हुआ ही नहीं, ये क्या हो रहा है, ठीक है। एक ऐसे बनाऊंगा, 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 एक ऐसे बनाऊंगा। मान लेते हैं हमने कुछ इस टाइप से बनाया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके साइड और भी ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ, तो ये जो साइड होंगे वो क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। तो अगले वाले सर्कल में साइड क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, लाइक दिस। एक ऐसे गया, फिर 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 एक ऐसे गया। साइड छोटा हो गया। और भी अगर मैं नंबर ऑफ साइड बढ़ा देता हूँ तो साइड क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, और छोटा, और छोटा, और छोटा, और छोटा, और छोटा। और एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पे आपको एक्चुअल में सर्कल से मर्ज होता हुआ दिखेगा। क्या होगा, एक्चुअल में सर्कल से मर्ज होता हुआ दिखेगा। क्या होगा, एक्चुअल में सर्कल से मर्ज होता हुआ दिखेगा। और आपको पता चलेगा कि जब मैंने साइड इसके इनफाइनाइट कर दिए तो हमें एक सर्कल मिल गया। बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है। इतनी बात। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब मैं सर्कुलर मोशन को पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो उस टाइम पे आपको क्या समझने की ज़रूरत रहेगी वो समझाता हूँ, है ना। उस टाइम पे हमें ये समझने की ज़रूरत रहेगी कि किसी भी बॉडी का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है या फिर नहीं, बस मैं ये जानना चाहता हूँ, ठीक है। इतनी बात, ठीक है। तो जब मैं स्पीड की बात करता हूँ तो स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म हो सकता है, यहाँ पे स्पीड क्या है आपके पास, वो यूनिफॉर्म हो सकता है, बट वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं हो सकता है। वेलोसिटी जो है आपके पास वो यूनिफॉर्म नहीं हो सकता है। अब बात आती है कि क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म होने के लिए डायरेक्शन फिक्स रहना पड़ेगा, है ना, चेंज नहीं करना पड़ेगा डायरेक्शन। बट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। पॉलीगन क्या कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड है तब जाकर ये बना है, तो हर पॉइंट पे आपको पहले से भी पता है अगर कोई बॉडी यहाँ से चल रहा है तो इसकी डायरेक्शन इधर जाने की होगी, इधर जाने की नहीं होगी। हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन बाहर जाने की होगी, हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बाहर जाने की होगी। हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बाहर जाने की होगी, अंदर जाने की नहीं होगी। लेकिन अगर मैं बॉडी को बेसिकली टाई करके रखा हूँ, लेट से एक स्प्रिंग से रखा हूँ यहाँ पे, और बॉडी को सर्कुलर मोशन करवा रहा हूँ इस टाइप से, तो अंदर की तरफ हमने क्या कर रखा है, एक फोर्स लगा रखा है। बोलिए हाँ या नहीं। यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, अंदर की तरफ एक फोर्स लगा रखा है, ठीक है। इतनी बात, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ की बात करेंगे तो सिंपल सी बात हमें ये समझ में आनी चाहिए कि बॉडी का जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। एक सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, तो
एक बॉडी को सर्कल में अगर मूव करना होगा तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स क्या करना पड़ेगा, उसको अपने डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। जब डायरेक्शन चेंज होता है तो वेलोसिटी नहीं, वो क्या हो जाता है, स्पीड हो जाता है। तो किसी भी सर्कल के अंदर हम यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर सकते हैं बट कभी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात नहीं कर सकते। यूनिफॉर्म का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है इतनी बात, ठीक है। चलिए, तो यहां से आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि वेलोसिटी इसमें फिक्स नहीं रहता है, उसका डायरेक्शन बेसिकली चेंज होता रहता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी आप लोगों के। अब आगे हमें यहाँ पे क्या समझने की जरूरत है, वो ये है कि एक बॉडी को सर्कल में रहने के लिए कौन मजबूर करता है, क्यों उसको बाध्य किया जाता है कि भाई आप सर्कल में ही मूव करो, बाहर नहीं जाना है। तो सिंपल सी बात है, हम एक टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल एक फोर्स एक्ट करवाते हैं जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। जिसका नाम क्या है आपके पास, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। एक बात करने वाले हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, और दूसरा बात करने वाले हैं हम यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये क्या है दोनों फोर्स, उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है और किसी लेट से बॉब या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को उसको आपने टाई करके कुछ इस तरीके से मोशन करवाया है, कुछ इस तरीके से मोशन करवाया है, तो आपको पता चलेगा कि हर पॉइंट पे वो बाहर जाना चाहता है लेकिन आपने फिर से फोर्स लगाकर अंदर की तरफ खींच लिया। तो आप हर पॉइंट पे वो डायरेक्शन भी चेंज करना चाह रहा है, वो सीधा जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब सर्कल का जो टेंजेंट है, अभी जो मैंने यहाँ पे बनाया है, उसका डायरेक्शन कौन देता है, टेंजेंट ऑन द सर्कल्स। तो ये जो टेंजेंट होता है, एक पॉइंट को टच करके जा रहा होता है, उसी को क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। तो हमेशा बॉडी का डायरेक्शन क्या होता है, टेंजेंट ऑफ द सर्कल। अब मेन जो चीज है वो ये है कि, अरे ये क्या हो गया, ऐसा भी होता है क्या, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ठीक है। सो मेन चीज़ यहाँ पे क्या है आपके पास, अगर आपने किसी भी स्ट्रिंग से किसी ऑब्जेक्ट को टाई करके ऐसे बनाया तो हम हर पॉइंट पे आप अंदर की ओर क्या कर रहे हो, वो उस पर एक फोर्स लगा रहे हो। तो जो अंदर की ओर फोर्स लगता है बेसिकली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, हमेशा ये किधर, सेंटर ऑफ द जो भी सर्कुलर पाथ होगा ना, सर्कुलर पाथ कह देता हूँ मैं यहाँ पे, तो जितने भी सर्कुलर पाथ होंगे उसके सेंटर की तरफ हमेशा एक फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ द, इसमें क्या रहेंगे, सब कुछ सेम रहेंगे, ये अवे रहने वाला है, और इसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे, जो हमेशा अवे फ्रॉम द रेडियस जो है वो एक्ट करता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ डाउट हैं जिनको क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए उन चीज़ों को मैं आप लोगों को क्लियर करवाने की कोशिश करता हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो उसको हम रियल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एक रियल फोर्स के नाम से जानते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स को हम क्या करते हैं, रियल फोर्स के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा मैं सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमेशा ये एग्जिस्टेंस में दिखता है, ये सेंटर की तरफ लगता हुआ दिखता है, बट एक हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसको हम सूडो फोर्स के नाम से जान सकते हैं। सूडो फोर्स या फिर इसको हम फिक्सियस फोर्स कहते हैं, है ना, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, सामने रियल की तरह नहीं रहता है। अब बात आती है ऐसी कौन सी फोर्स है, कैसे फिर काम करता है, तो ऐसा फोर्स कुछ होता भी या फिर नहीं होता है, तो हम समझने की कोशिश करते हैं। हम बांध कर इसको घुमा रहे हैं, किसको, एक स्ट्रिंग में कुछ भी ऑब्जेक्ट लगा हुआ और इस तरह से घुमा रहे हैं, इस तरह घुमा रहे। मान लेते हैं थोड़ी देर के बाद मैंने क्या किया, स्ट्रिंग को कट कर दिया। जैसे कट कर दिया तो क्या वो अब भी सर्कल में घूम रहा है, नहीं। जैसे आपने कट कर दिया, स्विंग, है ना, मान लो यहाँ तक पहुँचा था ये घूम के, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग कट कर दी, सीधा उधर भग जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे अब मैं सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगा रहा हूं, इस पॉइंट पे अब मैं सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगा रहा हूं और वो बॉडी क्या हो गई, बाहर की तरफ हो गई। तो जितना फोर्स मैं अंदर की तरफ लगा रहा था और मैं उसको काट दिया, ठीक उतना ही फोर्स से वो उस डायरेक्शन में, टेंजेंट के डायरेक्शन में, सर्कल के टेंजेंट के डायरेक्शन में बाहर चले जाने वाला है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों ही इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, बट
चीज़ों को समझना है, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। एक टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रहा है, एक अवे फ्रॉम द सेंटर एक्ट कर रहा है। एक रियल फोर्स है तो दूसरा सूडो फोर्स है। अब बात आती है कि ये क्या है। सूडो मतलब नकली फोर्स कह सकते हैं, एक तरीके से फिक्सियस फोर्स कह सकते हैं ना, फिक्शन वाली जो चीज़ें होती है वो वाले फोर्स हम कह सकते हैं। अब कैसे, वो इस तरीके से क्योंकि बाहर एक्चुअल में कोई फोर्स एक्ट कर ही नहीं रहा था। जब हमने स्ट्रिंग को कट किया तो जितना फोर्स हम लगा रहे थे, है ना, न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जितना हमने फोर्स अंदर की तरफ लगाया था, ठीक उतना ही फोर्स क्या किया, बाहर की तरफ उसको लेके चला गया। और हमने यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स देना बंद कर दिया, और अब वही वाला जो फोर्स हमने देना बंद कर दिया, जितनी तरफ आपने खींच रखा था उतना ही फोर्स से वो आगे चला गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, ये कि एक्चुअल में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, बट जब हम सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगाते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगाते हैं, तो ठीक उसी टाइम पे अराइज हो जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो मेन फोर्स आपका सेंट्रीपिटल ही है, सेंट्रीफ्यूगल नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल तो तब अराइज होगा, ऐसा भी नहीं है कि हमेशा वो जो बाहर खींचने की कोशिश कर रहा है वो कौन फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऐसा नहीं है। जब हम अपना फोर्स नहीं लगाते हैं सेंट्रीपिटल, उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स हम नहीं लगाते हैं, तब आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, अराइज होता है। एक चीज और होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ए सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज योर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और वो होता है आपके पास v² डिवाइडेड बाय में r, कि उसकी कितनी स्पीड है, बोले तो वेलोसिटी या फिर स्पीड बोल दीजिए, और नीचे में उसका रेडियस क्या है सर्कुलर वाले पाथ का, इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका डेरिवेशन आपके में नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अभी बस इतना समझ लिए कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v² बाय r होता है। तो अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला पता करना चाहता हूँ, दैट इज FC, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला पता करना चाहता हूँ, तो फॉर्मूला क्या होगा, मास, और मास तो बॉडी का चेंज नहीं होता, और सेंट्रीपिटल क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा मास, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बता दिया v² बाय में r। तो कहीं ना कहीं सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास, mv² बाय में r। क्या हो गया, mv² बाय में r। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि यही फॉर्मूला किसका है आपके पास, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का है। किसका फॉर्मूला, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी है। कहने का मतलब ये है कि है तो ये सेम ही फोर्स, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, बट डायरेक्शन में क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। एक टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रहा होता है, एक अवे फ्रॉम द सेंटर एक्ट कर रहा होता है। बताइए भाई, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो चैप्टर है वो सारे के सारे चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे, सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो चलिए, अभी तक भी अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर मैं इस चैनल पे अगर आप एक नए स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ ही अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो को शेयर कर देना है। तो चलिए, प्रैक्टिस तो जरूर ही कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।